नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जिसमें लेते हैं खबरों की खबर ताकि तह तक जाकर जान सकें असल खबर। सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के फ्री ऑल स्कीम के ऊपर रोक लग सकती है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा है। इस खत का मजमून क्या है, देखें रिपोर्ट में। ये खत सियासी लिहाज से बेहद अहम है। ये पत्र चुनाव आयोग ने चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों को लिखा है। इसमें आयोग ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में वोटर्स को चुनावी वादों के बारे में सटीक जानकारी दें। साथ ही ये भी बताएं कि वे जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन है भी या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो आयोग ने राजनीतिक दलों से जनता को ये बताने के लिए कहा है कि वे अपनी घोषणाओं के लिए फंड कैसे जुटाएंगे। देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा के बाद लिखी इस चिट्ठी में आयोग ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक तय फॉर्मेट में वोटर्स को बताना चाहिए कि वो जो वादे कर रहे हैं वे कितने सही हैं। इसके अलावा वोटर्स को ये भी बताएं इन्हें पूरा करने के लिए राज्य या केंद्र सरकार के पास क्या वित्तीय संसाधन है। आयोग ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर आंख मूंदे नहीं रह सकते। आयोग ने अपनी चिट्ठी में सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर 19 अक्टूबर तक अपना सुझाव देने को कहा है। कहने का मतलब ये कि मुफ्त वाले सियासी वायदों पर लगाम लग सकती है। सवाल उठता है, चुनावी जीत के लिए राजनीतिक दल कैसे कैसे वायदे करते हैं। चलिए जरा इसको भी डिकोड कर लें। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वायदा किया था। पंजाब चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने हर महिला को 2000 रुपए प्रतिमाह देने का वायदा कर दिया। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने घरेलू महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देने का वायदा किया। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था। इसी तरह यूपी चुनाव के दरमियान ही भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ टैबलेट देने का वायदा किया। उधर गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारों को 3000 रुपए महीना भत्ता देने का वायदा किया। बिहार चुनाव में भाजपा ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वायदा किया था। ऐसे कई सारे वायदे हैं जिन वायदों को लेकर के ये एक जंग छिड़ गई कि क्या मुफ्त में चीजें, मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का कल्चर दलों को छोड़ना नहीं चाहिए। इस पर बहस कतई नहीं। अब बात एक कंट्रोवर्सी की करते हैं। सुपरस्टार प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष का रविवार 2 अक्टूबर को एक टीजर आया है और जैसे ही टीजर आया इसके ऊपर टकराव, विवाद, विरोध, बायकॉट सब कुछ दिख रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर यूजर ने फिल्म और इसके कैरेक्टर्स को यह कहते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया कि मूवी के तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को चिट्ठी लिखकर फिल्म से आपत्तिजनक सीन और कंटेंट हटाने के लिए कहा। ऐसा न करने पर लीगल एक्शन लेने की चेतावनी भी दी। सुनिए आप कि नरोत्तम मिश्रा ने इस पर क्या कहा है। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। तो एक फिल्म ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया। आखिर फिल्मकारों की क्या समस्या है, जरा इसको भी डिकोड करते हैं। फिल्मकार रचना धर्मिता के नाम के ऊपर हद से ज्यादा लिबर्टी, स्वतंत्रता लेते हैं। रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ के ऊपर आप फिल्म बनाने का विचार करें, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन फिल्मकारों को किरदारों के चित्रण से पहले ग्रंथ की गहनता से अध्ययन करने की क्या आवश्यकता नहीं है? जरूर है। फिल्मकारों को समझना होगा कि उनके गलत चित्रण से लोगों की धार्मिक आस्थाएं, भावनाएं आहत हो सकती। फिल्मकार इस बात का ध्यान नहीं रखते। फिल्म आदि पुरुष की बात करें तो वाकई किरदारों का जिस तरह का चित्रण है, इसमें जिस तरह की आपत्तियां ली गई हैं, वो निश्चित तौर के ऊपर कई सारे लोगों की भावनाओं को लेकर आहत करने वाले कदम हो सकते हैं, क्योंकि बचपन से हमने इनको पढ़ा है, देखा है, इनका कई दफा चित्रण सुना है और जिस तरीके का हमारे दिमाग में इमेज है उसको अगर धक्का लगता है तो जाहिर तौर पर इस पर विवाद उठता ही है और कुछ लोग इस पर विवाद को हवा देते हैं। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं।
इधर छतरपुर जिले में मंदिर में फिल्मी गाने के ऊपर रील बनाने का मामला भी तूल पकड़ रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। जिले में मंदिर में फिल्मी गाने पर रील बनाने को लेकर बवाल मच गया है, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की है और लड़की के सामाजिक बहिष्कार की मांग की है। दरअसल मां बम्बर बैनी माता के मंदिर की सीढ़ियों पर नेहा मिश्रा नाम की यूजर ने फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो बनाया था। हालांकि युवती ने गलती का एहसास होने के बाद सोशल मीडिया पर माफी मांगी है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में एफआईआर के निर्देश दिए हैं। जो दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं, मैंने उस पर आपत्ति की थी। मैंने एसपी छतरपुर को बुलाया कि इन पर एफआईआर करें। इधर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को ऐसे छोटे मोटे विवादों में पड़ने की जगह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच ने भी इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया। सिर्फ हमको पब्लिसिटी पाना है तो मंदिर में जाकर फटी जीन्स पहन के डांस कर लो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे धार्मिक स्थलों की मर्यादाओं को बिल्कुल भी जो है खत्म नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि मंदिर में आपत्तिजनक कपड़े पहनकर डांस करने के मुद्दे को उठाकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। यानी मंदिर की सीढ़ियों पर डांस करना एक लड़की को महंगा पड़ने वाला है, पड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर लोग ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं जबकि पता है इनका विवादों का लंबा रिकॉर्ड रहा है। आज का दौर सोशल मीडिया का है। जिनके पास एंटरटेन की सुविधा है वो सोशल मीडिया पर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं और अपने विभिन्न तरह के चीजें शोकेस करते हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होने, अपने वीडियो वायरल करना लोगों का आज का शगल बन चुका है, शौक बन चुका है। कहीं ना कहीं एक मानसिक रोग में यह तब्दील होता भी दिख रहा है कई सारे लोगों में। वीडियो वायरल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की एक चाहत लोगों में घर कर रही। इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि जिस तरह का वीडियो या कंटेंट वो सोचते हैं कि वो बना रहे हैं, उससे उन पर ही मुसीबत आ सकती है। लोग जान जोखिम में डालकर स्टंट करते दिखते हैं। लोगों का जेल जाने का कई बार क्रम भी हमने देखा ऐसी हरकतों के बाद। कहने का अर्थ ये कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, इस बात की सेंसिबिलिटी होना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन अक्सर जब कभी लोग भूलते हैं तो एक बड़े विवाद को जन्म दे देते हैं, जैसा इस प्रकरण में भी होता दिख रहा है। पहले भी ऐसा मध्य प्रदेश में कुछ मंदिरों में हुआ है। खंडवा में इलाज के नाम पर एक युवती की बेरहम पिटाई करते एक कथित बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह वीडियो पिपलौद के जूनापानी गांव का बताया गया। भारत मार्च मिशन पर यान भेज चुका है, चांद पर उतरने को आतुर है, लेकिन समाज अब भी अंधविश्वास और कुरीतियों की बेड़ियों से आजाद होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें खंडवा के पिपलौद थाना इलाके के जूनापानी गांव की है, जहां इलाज के नाम पर कथित बाबा ने युवक पर जुल्म की इंतहा कर दी। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में बाबा बेरहमी से युवक को पीटता दिख रहा है। वो कभी युवक को बर्बरता से खींचते हुए उसके सीने पर अपना पैर रखता है तो कभी क्रूरता से बाल पकड़कर उसकी पिटाई करता दिख रहा है। कथित बाबा के हाथों पिट रहे युवक का नाम गोपाल है, जो इटवा रैयत का रहने वाला है। परिवार को आशंका थी कि उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। इसी के समाधान के लिए वो गोपाल को लेकर बाबा के पास पहुँचे थे। वीडियो में ग्रामीण भी दिख रहे हैं जो केवल तमाशबीन बने हुए हैं। इसी दौरान किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। मामले में कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। IBC 24 ऐसे अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता। तो आप देख चुके हैं कि कैसे एक बाबा ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, बेशर्मी भी आप इसे कह सकते हैं। आखिर ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आती हैं, जरा इस मानसिकता को डिकोड करें। पहली बात जो साफ दिखती है वो ये कि आज भी लोग सोच वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं, जबकि इतना प्रचार है लोगों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों में अंधविश्वास आज भी कहीं ना कहीं जमा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। लोग आज भी झाड़ फूंक में ज्यादा यकीन करते हैं। मानसिक बीमारी को प्रेत बाधा समझा जाता है आज के दौर में भी। कथित बाबाओं ने इस तरह का चक्कर चला रखा है जिसके झांसे में कई आते हैं। हमारे संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो देश के नागरिकों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करे, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसा पूरी तरह से हो नहीं पाया। IBC 24 बार बार आपसे अपील करता है कि कथित बाबाओं के फेर में ना पड़ें। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज कराएं, तर्कशील बने। किसी भी बाबा के पास जाकर कम से कम इस तरह का इलाज कोई प्रेफर नहीं करता। डॉक्टर के पास जाना और इलाज कराकर अपनी सही व्याधि का पता लगाकर उसे हल करना, यह कहीं ज्यादा ठीक होगा।
चलिए अब बात फिर से हम पॉलिटिक्स की करते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराने का फैसला किया। भले ही सरकार का यह कदम खेलों को लेकर हो, लेकिन इसे लेकर अब एक सियासी आरोप भी सामने आ रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका है। सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है और इसीलिए ग्रामीण युवाओं को लगातार सक्रिय रखने के लिए अब परंपरागत खेलों का ओलंपिक कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार की ओर से राजीव युवा मैदान क्लब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के इस आयोजन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने ओलंपिक के आयोजन पर कई सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार है, खेल गड़ी के माध्यम से पैसा भेजे है, स्कूल के सब पैसा इमन खा गए है। खेल के आयोजन करे अच्छा बात है, पर ओला ओलंपिक के नाम देके जबरदस्ती के ओकर खातिर कोई बजट है क्या, कोई पैसा है का? बीजेपी के आरोप पर कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया का कहना है कि 15 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला और खेल को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ भी नहीं किया। 15 साल में इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। 15 साल खाली भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और लोगों को लूटने के अलावा दूसरा कोई काम किए नहीं है। बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर युवाओं को साथ लाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं कांग्रेस सरकार युवाओं को ओलंपिक के माध्यम से अपने साथ जोड़ना चाहती है। यानी छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों का ओलंपिक होने वाला है और इस पर राजनीति किस तरह हो रही है यह आप देख चुके हैं। सवाल यह उठता है कि ओलंपिक किस तरह आयोजित होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसको पहले अच्छी तरह समझ तो लें, डिकोड तो करें। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की प्रतियोगिताएं 2 श्रेणियों में की जाएंगी। खेल विधाओं के मुताबिक दलीय और एकल श्रेणी में निर्धारित तौर के ऊपर मापदंडों के तहत खेल होंगे। दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठू, सांकली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी और बाटी यानी कि कंचा जैसी छत्तीसगढ़िया खेलों को शामिल किया। जबकि एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवड़ा, 100 मीटर की दौड़ और लंबी कूद जैसे खेल हैं। ओलंपिक का पूरा आयोजन लगभग 3 महीने तक चलेगा और इस आयोजन के लिए सरकार की तरफ से अलग से फंड की व्यवस्था भी की गई है। यह हम कह सकते हैं कि सरकार ने इस बात की घोषणा की थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार की विशेषता है कि वो क्षेत्रीयता को, क्षेत्रीय संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हमेशा ऊपर रख करके काम कर रही। इधर छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण समाज अब आंदोलन की राह पकड़ने वाला है। ब्राह्मण समाज केंद्र सरकार की पांडित्य कौशल योजना का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है, रिपोर्ट में देखें। केंद्र सरकार ने पांडित्य कौशल योजना शुरू की है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पूजा पाठ और कर्मकांड की शिक्षा दी जाएगी। इस योजना के जरिए प्रदेश के 3200 युवाओं का चयन किया गया है। युवाओं को ट्रेनिंग देने का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद को दिया गया है। इस योजना का लाभ किसी भी जाति के युवा उठा सकते हैं। इस योजना का ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है। लेकिन अब एक पूजा पाठ का जो उनका जो एकमात्र बचा है, उससे भी उनको वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है और केंद्र सरकार को अपने इस घोषणा को वापस लेना चाहिए। ये विरोध निश्चित रूप से हमारे देशवासियों का विरोध नहीं है, ये बल्कि विदेशी ताकतों ने अपने एक षड्यंत्र के तहत इस बातों को फैला के और हमारे देश में इस तरह का टूट फूट का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। तो आपने ब्राह्मण समाज की आपत्ति को जान लिया। इस पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। इसीलिए दलितों को भी पंडिताई सिखाएंगे, जिससे उन्हें भी लगे कि वो हिंदू हैं। कुल मिलाकर केंद्र की योजना का विरोध हो रहा है। अब ब्राह्मण समाज को बीजेपी से जवाब चाहिए। बीजेपी ब्राह्मण समाज को कैसे संतुष्ट करती है, देखना होगा। तो केंद्र सरकार चाहती है कि हर समुदाय के युवा पंडिताई यानी कि पूजा पाठ में दक्ष हो जाएं और इस पर विवाद हो रहा है। अब सवाल यह कि क्या यह योजना वाकई गलत है या इसको ढंग से समझाने गया, इसे भी डिकोड करते हैं। पहली बात परंपरा से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था रही है, जिसके तहत सिर्फ ब्राह्मणों को कर्मकांडीय पूजन कराने का अधिकार प्राप्त है और इस प्रथा को सदियों से मान्यता के तौर पर निभाया जाता है, जैसे बाकी रस्में। अब सवाल उठता है कि हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और विश्व हिंदू परिषद कैसे स्थापित परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ कर सकते हैं। दूसरी बात, चलिए मान लें गैर ब्राह्मण युवा पंडिताई का काम सीख लेते हैं। अब सवाल यह कि क्या आम लोग उन्हें बतौर ब्राह्मण के तौर पर स्वीकार कर पाएंगे? क्या उनसे पंडिताई करवाएंगे? क्या आम लोग किसी अन्य समुदाय के पंडित को बुलाकर उसका हवन पूजन कराने के लिए राजी होंगे? अब यह योजना कितनी सही है, कितनी गलत है, यह आप पर छोड़ते हैं, फैसला आप जरूर कीजिए।
लेकिन एक विरोधाभास जरूर दिखाई पड़ता है कि एक तरफ आप परंपराओं को, रस्मों को इतना देश के भीतर स्थापित करना चाहते हैं और एक स्थापित परंपरा को लेकर अगर आप ये सोच रखते हैं इस योजना के द्वारा, क्या हम वही कहेंगे कि क्या ऐसे ढंग से समझा गया? एक बात ये भी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां एक 17 साल की किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो भी सामने आया, देखिए पूरी खबर। इन तस्वीरों को देखिए, शव को लेकर भागते पुलिसकर्मी और उनके पीछे दौड़ती एक औरत। वीडियो को देखकर लग रहा है कि पुलिस शव को जबरदस्ती लेकर जा रही है। चलिए अब आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूपी के औरैया में एक 17 साल की किशोरी का शव खेत में मिला, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। शव लड़की के घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। उसके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। लड़की के पिता ने गैंगरेप के बाद बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मामले में कांग्रेस ने भी ट्वीट कर महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी को नंबर 1 बताया है। लड़की की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तुरंत एक बैग में पैक कर वहां से भागने लगी। इस दौरान लड़की की मां उनके पीछे पीछे दौड़ लगाती रही। पुलिस ने करीब 500 मीटर के बाद शव को गाड़ी में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने मौके से फैक्ट जुटाए हैं। खुलासे के लिए पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं। अब देखना होगा कि मामले में क्या क्या खुलासा होता है। तो दुखद, दुर्भाग्यजनक और जिस तरह का रवैया, इस पर सवाल उठे, लेकिन अब देखते हैं पुलिस इस मामले में क्या इन्वेस्टिगेट करती, क्या तथ्य सामने लाती। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, सरगुजा में दोहरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। क्यों हो रही है, ये रिपोर्ट में समझें। सरगुजा में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी मृतक महिला का पूर्व पति है। वारदात सरगुजा के मणिपुर इलाके की थी। दोहरे हत्याकांड को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही थी। दोहरे हत्याकांड के बहाने बीजेपी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। जो इतना अपराध हो रहा है तो कहाँ है कांग्रेस के मंत्री लोग, कहाँ है कांग्रेस के विधायक? रोज यहाँ चाकूबाजी की घटना हो रही राजधानी में, मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री यहाँ पर विराजमान है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अपराध कम हो रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस बीजेपी को उसके 15 साल के कार्यकाल का आकलन करने की सलाह भी दे रही है। जो काम 15 साल में इन लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी की सरकार बनाई है, आज उनको अपनी चिंता हो रही है। उन लोगों को जनता की चिंता करनी चाहिए। अपराध हर राज्य में होते हैं। वैसे इस बात की उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि कोई भी प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त हो जाए, पर इतना तो हो ही सकता है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है, उनका दावा है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था खराब है। किस राज्य की क्या स्थिति है इस मामले में, जरा इसको भी समझ लें, डिकोड करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की सालाना रिपोर्ट 2020-21 की कहती है कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा, दूसरे स्थान पर बिहार, महाराष्ट्र और तीसरे स्थान के ऊपर महानगरीय शहरों के मामले में यह स्थिति अब तक सामने आई। राजधानी दिल्ली इन सारे मामलों में, पंजीकृत मामलों में सबसे आगे है। इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु है। इसके अलावा महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महाराष्ट्र मामले के साथ सबसे ऊपर है। चलिए अब इस पूरे रिकॉर्ड के बाद, इस पूरी परिस्थिति के बाद, अगर हम ये कह सकते हैं कि आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो कई सारी उंगलियां जहां आपकी रूलिंग पार्टी है उन पर भी उठती है। लेकिन यह कोई पैमाना नहीं है। हर क्राइम, सीरियस क्राइम, इसका वक्त रहते निदान हो, न्याय मिले, यह उम्मीद समाज का हर तबका करता है, सरकार से, सिस्टम से, पुलिस से। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी खबरों को डिकोड करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।